नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ अ गुड राइटर, यानी एक अच्छे लेखक में किस तरह के गुण होने चाहिए। आप अलग अलग फिल्में देखते हैं, कई फिल्मों की कहानियां आपको बहुत याद रहती हैं, उनके डायलॉग आप घर आने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ दोहराते हैं, बोलते हैं। कई ऐसे गीत लिखे गए हैं जो बहुत ही शानदार हैं। आपके दादा, आपके पापा ने वो गाना सुना, आप भी आज उस गाने को सुन रहे हैं और आपके आने वाली पीढ़ियां भी उस गीत को गुनगुनाएंगी, क्योंकि वो गीत बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है। बहुत सी कहानियां हैं, चाहे प्रेमचंद की कहानियां हैं, कमलेश्वर की कहानियां हैं, जो आज भी हम सुनाते हैं अपने बच्चों को, या हमने अपने दादा दादी से, नाना नानी से वो कहानियां सुनी हैं। तो सच में उस लेखन में कोई ना कोई बात होगी जिसकी वजह से आज वो इतना पॉपुलर है। जो भी लेखन किया गया है अलग अलग विधा में, वो सब इसलिए शायद इतना अच्छा है, इतना आगे चल रहा है कि वो सचमुच बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया। उसको लिखने वाले जो हैं, उनमें कोई न खास क्वालिटी थी, कोई न कोई खास काबिलियत थी, जिसकी वजह से उनका जो लिखा हुआ उसकी आज भी रेलेवेंस है और उनका लिखा हुआ आज भी अमर हो गया है। कोई ना कोई तो उसकी वजह होगी। तो इस लेक्चर में आज हम उन्हीं कुछ क्वालिटीज के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आप अपने अंदर ये गुण पैदा कर लेते हैं, इन स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं, इन क्वालिटीज को डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, तो आप भी एक अच्छे राइटर बन सकते हैं और आपके राइटअप को या आपकी लेखनी को भी दुनिया याद करेगी। तो कौन सी वो खूबियां हैं जो एक अच्छे लेखक में होनी चाहिए, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। राइटर मस्ट बी अ गुड रीडर। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक अच्छा लेखक जो है उसको अच्छा रीडर होना चाहिए। अच्छा बोलने वाला आप बनना चाहते हैं, अच्छा ऑडिटर आप बनना चाहते हैं, तो आपको अच्छा श्रोता होना चाहिए। एक अच्छा रीडर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वहां पे आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसमें आपकी भाषा होती है, शब्द होते हैं, कैसे आप अपनी आइडिया को विजुअलाइज करते हुए एक राइटअप में बदलते हैं। तो अगर आप अलग अलग तरह की राइटिंग पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के लोगों को पढ़ेंगे, तो आपको भी ये दिमाग में एक अच्छा आइडिया आएगा कि मैं अपनी बात को किस तरीके से रख सकता हूँ। मेरे से पहले अगर किसी ने इस विषय पर लिखा है तो किस तरीके से लिखा है और मैं उनसे अलग क्या करूं। तो न केवल आपको वहां से शब्द मिलते हैं, विचार मिलते हैं, आइडियाज मिलते हैं, बल्कि आपको यह भी रहता है कि मैं कुछ अलग करूं जो बाकियों ने किया है। इससे अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो हो सकता है किसी और की तरह आप लिखते रहे और आप पॉपुलर ना हो, और वो राइटअप का जो स्टाइल है, राइटिंग का जो स्टाइल है, वो पुराना हो चुका हो। तो इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए। हर विषय को पढ़ना जरूरी है, चाहे आप साहित्य की बात करें, आप चाहे बिजनेस की बात करें, अलग अलग करंट अफेयर्स के इश्यूज उनकी बात करें, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है। तो लगातार आप पढ़ते रहिए। अगर आप लगातार पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना छोड़ देंगे, तो कभी अच्छे राइटर आप नहीं बन सकते। इसलिए राइटर मस्ट बी अ गुड रीडर। देन गुड रिसर्चर। आप एक अच्छे शोधकर्ता भी होने चाहिए अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं। जैसे आप हरियाणा पे कोई एक राइटअप लिखना चाहते हैं, हरियाणा के लोगों के बारे में लिखना चाहते हैं, या साउथ इंडिया के लोगों के बारे में लिखना चाहते हैं कि साउथ इंडिया के लोग कैसे होते हैं, तो जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक उस प्रदेश के लोगों को समझेंगे नहीं, उनका एटीट्यूड कैसा होता है, बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, सोचने का तरीका क्या होता है, तो किस तरीके का उनका हाव भाव होता है, अगर आप उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, उस वहाँ के लोगों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वहाँ की कल्चर को नहीं समझेंगे, वहाँ की सोशियोलॉजी को नहीं समझेंगे, समाज शास्त्र को नहीं समझेंगे, उन लोगों के मनोविज्ञान को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप एक अच्छा राइटअप नहीं लिख सकते। इसलिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जिस भी विषय में आप लिखना चाह रहे हैं, उस विषय से संबंधित आपको जानकारियां जुटानी होंगी, उसके बारे में बहुत गहराई से समझना होगा। जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी, जितना लंबा समय आप रिसर्च के बारे में लगाएंगे, तो उतनी अच्छी आप राइटिंग कर पाएंगे। जैसे आप हरियाणा में बात करें, दंगल फिल्म बनी, तो जो राइटर थे उन्होंने हरियाणा के लोगों को समझा, उस परिवार को समझा, उन किरदारों को समझा जिनको आप फिल्म में डालना चाह रहे हो। उनकी पूरी जिंदगी की एक तरह से स्केचिंग की जाती है, उनको देखा जाता है कि किस तरह से उसका एटीट्यूड रहा होगा, किस संघर्ष से वो गुजरा है। अगर आप उस पर रिसर्च करेंगे तो उसको शब्दों में बयां करना बहुत आसान रहेगा और लोगों को वो प्रभावशाली लगेगा। देन क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा। आप अगर अच्छे राइटर हैं तो आप में जिज्ञासा का गुण होना चाहिए। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपने कोई अच्छी कलाकृति देखी, आपने कोई अच्छी सीनरी देखी, सीनिक ब्यूटी है, आपने कोई अच्छा भवन देखा, आप उस पर फीचर लिख सकते हैं। लेकिन जब तक आपके दिमाग में जिज्ञासा नहीं होगी कि ये भवन इतना पुराना लग रहा है, किसने बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, क्या इसके पीछे इतिहास क्या है, जब तक उसको आप जानने की जिज्ञासा नहीं रखेंगे, जिज्ञासा नहीं रखेंगे तो नॉलेज नहीं मिलेगी, और नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे उस पर लिख सकते हैं, ये संभव नहीं है। इसलिए जिज्ञासा बहुत होना जरूरी है एक अच्छे राइटर में। देन कमांड ओवर लैंग्वेज। आपने अच्छी रिसर्च कर ली, आप सोच अच्छा लेते हैं, आपके पास बहुत से आइडियाज हैं, विचार आपके पास है, भावनाएं हैं, चीजों को आप समझ लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास भाषा का होना जरूरी है।
अगर आप भाषा नहीं होगी तो भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अच्छे शब्द आपके पास होने चाहिए, अच्छी भाषा आपके पास होनी चाहिए, तभी आपके पास जो अनुभव है, जो आप लिखना चाह रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि जो भाषा है वो विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसलिए भाषा पर कमांड करें। जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, जितनी भाषाएं आप सीखते जाएंगे उतनी ही भाषा के लोगों से आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। देन नॉलेज ऑफ ग्रामर। हर भाषा की एक ग्रामर होती है, उसकी व्याकरण होती है। अगर आप एक राइटअप लिखते हैं, एक बुक लिखते हैं, आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका शब्दों का क्रम सही नहीं है, उसमें व्याकरण की त्रुटियां हैं, ग्रामर की उसमें मिस्टेक है, तो वो बड़ा अजीब लगता है और वो आपका जो प्रभाव आपने जो राइटिंग से बनाया है वो बड़ा खराब हो जाता है। इसलिए जिस भाषा को आप सीख रहे हैं और अगर आप लिखना चाहते हैं, बोलने की बात अलग है, उसमें हो सकता है आपकी ग्रामेटिकल एरर थोड़ी सी वो चल जाती है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको उस भाषा की ग्रामर भी सीखनी पड़ेगी, उसकी व्याकरण सीखनी पड़ेगी। देन स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। आपका शब्दकोश बहुत अच्छा होना चाहिए। जितने शब्द आपके पास अच्छे होंगे, जैसे आप देखते हैं कई हिंदी के राइटर होते हैं उर्दू के शब्दों का बीच में इस्तेमाल करते हैं, कई बार पंजाबी का एक दो शब्द डाल देते हैं। तो जितने शब्दों का ज्ञान आपको ज्यादा होगा, उतने आपके पास ऑप्शंस रहेंगे चीजों को कहने की। अगर एक एक ही तरह की बात आपने 1000 शब्द का एक आर्टिकल लिखा और एक वर्ड आप उस आर्टिकल में 20 बार इस्तेमाल करते हैं तो गलत है। बजाय कि उस वर्ड को 20 बार इस्तेमाल करने के, आपके पास उसके 4, 5, 6 पर्यायवाची होने चाहिए, ताकि अलग अलग तरीके से आप उन शब्दों का इस्तेमाल कर पाए और बोरियत महसूस ना हो, चाहे बोलते वक्त या लिखते वक्त। हर जगह आपका अच्छा जो शब्दकोश है वो बड़ा काम आता है। शब्दकोश बनाने के लिए आपको लगातार चीजें पढ़नी पड़ती हैं, आप वर्ड्स को नोट करते हैं, फिर उनको राइटअप में इस्तेमाल करते हैं, बोलने में इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के आपके वो शब्द बनते हैं और फिर उनको आप राइटअप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी मेहनत है अच्छा शब्दकोश तैयार करना। देन क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड कॉन्सेप्ट। जिस विषय पे आप लिख रहे हैं उस विषय में, एक तो उस विषय को समझना है। सपोज आप किसी एक गेम पे लिखना चाहते हैं, किसी एक कल्चर पे लिखना चाहते हैं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है वहां की। साथ में आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसको लिखना कैसे है। यानी क्लैरिटी ऑफ माइंड कि इस विषय को आप किस तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्या क्या किन किन पक्षों पे आप बात करना चाह रहे हैं। और जो कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आप महात्मा गांधी जी की पत्रकारिता के बारे में लिखना चाह रहे हैं। अब महात्मा गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा का जो उनका प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, उस पर आप लिखना चाह रहे हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट को, हो सकता है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत से आर्टिकल आपको पढ़ने पड़े, बहुत सी किताबें आपको पढ़नी पड़े, लेकिन अगर आप उनको नहीं पढ़ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से उसको एनालिसिस उसका नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ माइंड, यानी इस चीज को मैंने कैसे रखना है और जिस विषय पे आप बात करना चाह रहे हैं उस विषय को समझना, ये बहुत जरूरी है। देन कीन ऑब्जर्वर। जो राइटर होते हैं वो अलग अलग विषय अपने आप ढूंढ लेते हैं। वो किसी मेले में जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो पहाड़ को देख करके, या सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य निकल रहा है, या कोई भी एक ऐसा सीन होता है, मार्केट में कुछ चीजें चल रही होती हैं, तो जो साधारण लोग होते हैं उनको वो चीजें साधारण नजर आती हैं, लेकिन जो राइटर लोग होते हैं वो उस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। हो सकता है घर जाने के बाद वो उस पर कविता लिखते हैं। रेलवे स्टेशन पे कोई सीन चल रहा है, कोई बेटा अपने बाप के साथ बातचीत कर रहा है, या कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो हो सकता है उस सीन को देख करके कोई आदमी फिल्म बना सकता है। तो ये जो राइटर होते हैं, एक अच्छे राइटर जो होते हैं, ऑब्जर्वर बड़े अच्छे होते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं वो, कि लोग एक दूसरे से मिल कैसे रहे हैं, किस तरह के कपड़े वो डाल रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर रेल में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो किस तरह से लोग बैठते हैं, किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, खाना वहां पे कैसे खाते हैं, किस तरह से एक दूसरे से बिहेव करते हैं। तो अगर रेलवे के बारे में उसको लिखना होगा या रेल यात्रा के बारे में उसको लिखना होगा, तो वो अच्छे तरीके से उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। तो एक राइटर में और एक कॉमन मैन में एक डिफरेंस होता है कि जो राइटर होते हैं वो माइन्यूटली उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, चाहे ड्रेस सेंस की बात है, बोलने की बात है, या किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। और जब भी भविष्य में उस विषय में उनको लिखना होता है तो वो अच्छे तरीके से लिखते हैं। देन एम्पथी। एम्पथी मतलब दूसरे की भावनाओं को समझना। जब तक आप दूसरे के लेवल पे जाकर के उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप एक अच्छा राइटअप नहीं लिख सकते। हो सकता है आप एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेशनल राइटर हैं, आपकी लाखों की कमाई है, लेकिन आपको एक बेरोजगार युवक की कहानी लिखनी है, आपको एक बेरोजगार युवक पे एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, या एक अनएम्प्लॉयमेंट पे आपको फिल्म बनानी है। जब तक आप उनकी तरफ जा करके नहीं देखेंगे, उनकी जगह खुद को खड़ा करके नहीं देखेंगे,
एम्पैथाइज नहीं करेंगे, तब तक उनके दर्द को नहीं समझ पाएंगे, तब तक उनकी पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे और आपके लेखन में वो बात नहीं आ पाएगी जो लोगों को पसंद आए। इसलिए एम्पैथाइज करना यानी समानुभूति, दूसरे की प्रॉब्लम्स को उनके स्थान पे जाकर के समझना, ये गुण आप पे होना चाहिए अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं। देन कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको पता है। तो लगातार आप लिखते जाइए। अगर आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं, जरूर डेली कोई ना कोई राइटअप जरूर लिखिए, 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, 1 पन्ना, 2 पन्ने, आप जरूर लिखिए। अगर आप लिखना छोड़ देंगे और 6 महीने, 1 साल तक, 2 साल तक लिखना छोड़ देंगे, तो दोबारा लिखना शुरू करने में या प्रैक्टिस करने में या अच्छा राइटअप लिखने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो लगातार प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप एक अच्छे राइटर हैं तो जरूर डेली लिखिए। देन नो योर ऑडियंस, जिसके लिए आप लिख रहे हैं, एक अच्छा जो राइटर होता है वो अपनी ऑडियंस को जरूर समझना चाहता है। जिसके लिए आप लिख रहे हैं, आप हो सकता है बच्चों के लिए कोई मैगजीन निकाल रहे हैं, तो आपको बच्चों की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। आप किसानों के लिए कोई मैगजीन शुरू कर रहे हैं, न्यूज़पेपर शुरू कर रहे हैं, तो उनको आपको समझना होगा। तो जिस टारगेट ग्रुप के लिए आप कोई मैगजीन निकाल रहे हैं, न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, कई फिल्में ऐसी होती हैं जो बच्चों पे फोकस्ड होती हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो यूथ ओरिएंटेड होती हैं। तो आपको जिस वर्क के लिए आप लिख रहे हैं, फिल्म की कहानी लिख रहे हैं, राइटअप लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपको उस वर्क को समझना होगा, उसकी मानसिकता, उसका सोचने का नजरिया। वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छा राइटअप नहीं लिख सकते। देन क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब आप किसी बात को कहने का आपका तरीका कितना दोनों से अलग है। जैसे आपने देखा जो फिल्में होती हैं, बहुत क्रिएटिविटी की जरूरत उसमें होती है। एडवर्टाइजिंग का सेक्टर, बहुत क्रिएटिविटी चाहिए आपको। आप देखेंगे 10 से 15 सेकंड में एक बहुत अच्छा मैसेज विज्ञापन के क्षेत्र में मिल जाता है और वो पंचलाइन आपको याद रहती है। तो क्रिएटिविटी ये है कि आप एक मैसेज देना चाहते हैं बहुत बड़ा, लेकिन वो आपको कम समय में देना है। बड़ा भाषण तो कोई भी दे सकता है, लेकिन कम शब्दों के जरिए उसको आपने अच्छे तरीके से समझाना है। कई एडवर्टीजमेंट ऐसी होती हैं, आप देखेंगे कि उनकी स्क्रिप्टिंग इस तरीके से होती है, कोई डायलॉग उसमें नहीं होता है, सिर्फ स्टोरी बोर्ड के जरिए बताया जाता है कि किस तरीके से विजुअल्स आएंगे। 1.5 या 2 मिनट, 3 मिनट की वो फिल्म होती है स्टोरी टेलिंग वाली, लेकिन उसमें कोई डायलॉग नहीं होता, लेकिन एक मैसेज प्रभावशाली तरीके से उसमें कन्वे किया जाता है। इसी तरह फिल्में होती हैं, हो सकता है एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़े आर्टिकल लिखें, लगातार उस पर कैंपेनिंग करें, लेकिन लोगों पे असर ना हो। लेकिन हो सकता है आप एक अच्छी फिल्म बनाएं, जैसे 3 इडियट्स फिल्म बनी, एक अच्छी फिल्म आप बनाते हैं, उस फिल्म के जरिए आप अपना मैसेज दे देते हैं, तो लोग उसको पसंद भी करते हैं। क्यों? आपने क्या किया, हल्के फुल्के अंदाज में मनोरंजन करते हुए उस मैसेज को दिया, क्रिएटिविटी के साथ। उसमें सॉन्ग्स भी थे, अच्छी पटकथा भी थी, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी थे, उस कहानी में उस चीज़ों को पिरोया और आपने उस मैसेज को दिया क्रिएटिविटी के साथ। तो लोगों ने उसको पसंद किया और उससे कहीं ना कहीं समाज पे एक असर भी आता है। देन इमेजिनेशन, अगर आप राइटर हैं तो आपको कुछ चीज़ें इमेजिन भी करनी पड़ती हैं, खासकर फिक्शन राइटिंग में। जब आप फिक्शन राइटिंग करते हैं, नॉवेल लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो आपको सोचना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा। अगर आप बेरोजगार युवक के बारे में लिख रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में लिख रहे हैं, तो चीज़ें आपको इमेजिन करनी पड़ती हैं कि जब एक बेरोजगार आदमी सवेरे रोजगार के लिए जाता है और शाम तक उसको दिहाड़ी नहीं मिलती है, तो वापिस जब वो आ रहा होता है, तो किस तरीके की उसकी फीलिंग होगी। उसके जो बच्चे हैं छोटे, जो वेट कर रहे हैं कि पापा कुछ लेकर के आएंगे, तो अगर वो ऐसा नहीं होता है तो बच्चों पे क्या गुजर रही होगी, कैसे उन चीज़ों को मैनेज करता होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती हैं कि ऐसा होता होगा, और इसीलिए आप रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखते हैं, इससे आपकी इमेजिनेशन जो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। इमेजिनेशन भी तभी आपकी मजबूत होती है जब आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल आपके आसपास होते हैं, रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके पास होते हैं, तो इमेजिन करना भी बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपने जो चीज़ देखी नहीं होगी उसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। देन डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो हर प्रोफेशन की डिमांड है। राइटर आप हैं तो आप लगातार अपने शब्दों पे काम कीजिए, आपका रूटीन सही होना चाहिए। आपको फिक्स करना है कि मैंने कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से समाचार पत्र पढ़ने हैं, कैसे नए आइडियाज़ पे आपने काम करना है। तो वो आपका बिल्कुल अनुशासित एक जीवन होना चाहिए अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं। देन मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और एक राइटर जो है वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है। आप कई बार आपका मूड ऑफ होता है, आपका मन नहीं लगता हो किसी काम में, लेकिन आप एक फिल्म देखते हैं, उसकी कहानी अच्छी लगती है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं। आप एक गाना सुनते हैं, 4 गाने सुनते हैं, आप चिल हो जाते हैं, बिल्कुल एक तरह से बड़ा अच्छा फील करते हैं, जो आधा घंटा पहले आप फील कर रहे थे वैसा नहीं कर रहे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो सुना या आपने जो कहानी पढ़ी, चाहे गाना सुना, फिल्म देखी, यानी वो जो राइटिंग में कुछ ऐसा था कि उसने आपको मोटिवेट कर दिया कि कोई बात नहीं। बहुत से मोटिवेशनल सॉन्ग ऐसे हैं, आप संजू फिल्म देखेंगे तो उसमें एक गाना है, कर हर मैदान फतेह,
तो वो गाना मोटिवेट करता है। एक यूथ को जो कि ड्रग्स की दुनिया में जा चुका होता है, लेकिन उसको ड्रग छोड़ने के लिए तो बहुत सी युवाओं को गाना मैसेज देता है। तो आपका राइटअप ऐसा होना चाहिए जो लोगों को मोटिवेट करे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हार्ड वर्क करने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए, या कुछ भी एक अच्छा मीनिंगफुल करने के लिए मोटिवेट करे। देन पॉजिटिविटी। आप चाहे किसी समस्या पे लिख रहे हैं, आप दहेज प्रथा पे लिख रहे हैं, भ्रूण हत्या पे लिख रहे हैं, किसी भी समस्या पे आप कोई राइटअप लिख रहे हैं, हो सकता है बहुत गंभीर वो समस्या हो सकती है, आपने सब उसके कारण गिनाए, आपने ये भी बताया कैसे इसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन आप अपने राइटअप को एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करें। यानी आपको सिर्फ समस्या को नहीं बताना है, आपने उसका समाधान बताना है, पॉसिबल उसके सॉल्यूशंस बताने हैं, और लास्ट में इस एंड पे खत्म करना है कि हर प्रॉब्लम का एक समाधान होता है, उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, ताकि आपका जो लिखने का पर्पज है न केवल समस्या को बताना नहीं है, उसका समाधान भी करना है। तो आप जो लोग पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में एक मैसेज ये जाना चाहिए, एक पॉजिटिविटी ये जाना चाहिए कि समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर आपने राइटअप लिखा और लास्ट तक आप ये कहा आपने कि समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो उसका लिखना जो है वो मीनिंगफुल नहीं रह जाता है। इसलिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है राइटर के लिए। स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, यानी परफेक्शन की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। जो एक राइटर होता है, उसने राइटअप लिखा, और ऐसा नहीं कि पहली बार में लिखा और उसी को वो फाइनल मान ले, वो खुद पढ़े, दूसरे के साथ चर्चा करे, दूसरा व्यक्ति पढ़ सकता है। अगर लगातार उसको पढ़ेंगे, उसको रीराइट करेंगे, तो उसका आपके राइटअप में परफेक्शन आएगी, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होगा, और कोई जो डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूजन वहाँ पे हैं, वो दूर हो जाएंगे, और एक संपूर्णता के साथ आपका राइटअप लिखा जाएगा। एंड चेंजेस इन राइटिंग स्टाइल। आप देख रहे हैं कि आज से 30-40 साल पहले जो फिल्मों की स्क्रिप्ट राइटिंग होती थी, अलग तरीके से होती थी। आप डायलॉग देखेंगे किस तरह की हिंदी का इस्तेमाल उसमें होता था। आज आप देखेंगे तो किस तरह के डायलॉग होते हैं, उसमें अंग्रेजी के बहुत शब्दों का इस्तेमाल होता है, हिंदी के होता है तो वो भी इंग्लिश का रूप ले चुके हैं। तो भाषा में बड़ा बदलाव है। आप 1950 की फिल्म देखना, उसके बाद आप 2023 या 24 की फिल्म देखना, तो डायलॉग जो है, आपस में संवाद है जो फिल्म के किरदारों के, उसमें देखना आपको दिन रात का अंतर नजर आएगा। बिल्कुल ये भाषा में वैसा ही होता है। उस वक्त जो आम बोलचाल के लोगों की भाषा थी, आपस में बातचीत करते थे, वो शायद वैसे ही करते थे। आज उसमें और बदलाव आया है। तो अगर आप अपने राइटिंग स्टाइल को बदलेंगे नहीं समय के हिसाब से या समय की मांग के हिसाब से, तो आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए आपको इस पर भी नजर बना के रखनी है कि आजकल किस तरह का राइटिंग स्टाइल चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की क्वालिटीज ऑफ अ गुड राइटर के बारे में, यानी एक अच्छे लेखक में किस तरह के गुण होने चाहिए। आप भी अगर एक राइटर बनना चाहते हैं, चाहे आप किसी फील्ड के लिए राइटिंग करें, एडवर्टाइजिंग के लिए, सिनेमा के लिए, अखबार के लिए, पत्रिका के लिए, रेडियो के लिए, तो आप इन गुणों को अपने अंदर पैदा कीजिए, इन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी एक अच्छे राइटर की पहचान बनाने में कामयाब होंगे। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।